हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आधुनिक भारत का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में इससे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। तो जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी उनके जो खिलाफ़ है, कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू किए गए, जिसमें ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया और अन्य भी कुछ आंदोलन थे जो अंग्रेज़ों की नीतियों के खिलाफ शुरू किए गए थे। तो शुरू करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने बंगाल में की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा, भारतीय पत्रकारिता का जनक। इन नामों से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। राजा राम मोहन राय ने कुछ स्थापनाएं की हैं, उनको देख लेते हैं। 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। 1815 में आत्मीय सभा की। 1817 में हिंदू कॉलेज की। 1825 में वेदांत कॉलेज की। 1822 में मिरातुल अखबार जो है कौन सी भाषा में था? फारसी भाषा में। तो ये इम्पोर्टेंट है। 1822 में जो मिरातुल अखबार चलाया था राजा राम मोहन राय ने, वो कौन सी भाषा में था? फारसी में। जबकि 1821 में संवाद कौमुदी जो चलाया था वो बांग्ला भाषा में था। तो आप दोनों को याद रखें। राजा की उपाधि, ये भी इम्पोर्टेंट है। अकबर द्वितीय ने जो है, ये मुग़ल शासक था एक, अकबर द्वितीय। राजा की उपाधि जो है राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने दी थी। इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में ब्रिस्टल, ये ब्रिटेन में पड़ता है स्थान, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो जो ब्रह्म समाज है उसकी बागडोर किसने संभाली? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनकी बागडोर, इस ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्बोधिनी सभा की स्थापना की। 1865 में जो है इसमें विवाद हो जाता है और देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन के बीच में विवाद होता है और प्रथम विघटन जो है ब्रह्म समाज का 1865 में हो जाता है। और मूल ब्रह्म समाज से एक शाखा अलग हो जाती है, भारतीय ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना कौन करते हैं? केशव चंद्र सेन 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। तो एक तो मूल ब्रह्म समाज था और एक था भारतीय ब्रह्म समाज। अब 1818 में इसका द्वितीय विघटन भी हो जाता है, क्योंकि जो नेटिव मैरिज एक्ट के तहत है, जो 1872 में आया था, उसके तहत जो लड़का और लड़की की जो शादी की उम्र थी उसके बारे में कुछ विवाद हुआ था। तो द्वितीय विघटन 1818 में ब्रह्म समाज का हो गया था। अगला है हमारा आर्य समाज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में इसकी स्थापना की थी। तो पूछा जाता है कि कहाँ पे स्थापना हुई थी? तो बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय भी कई बार इसका एग्जाम में आ चुका है। तो आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लाहौर में है, जो 1877 में बनाया गया था। दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। तो इनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। शुद्धि आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। जो हिंदू धर्म को त्याग के अन्य धर्मों में चले गए थे तो उनको वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। गोरक्षा आंदोलन भी इनके द्वारा चलाया गया था। हिंदी को समर्थन इन्होंने दिया था। तो दयानंद सरस्वती ने हिंदी को भी समर्थन दिया था। 1863 में पाखंड खंडनी पताका इन्होंने लहराया। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है इनकी पुस्तक का नाम था। सहयोगी कौन कौन थे इनके? लाला हंसराज, जिन्होंने 1886 में दयानंद एल्गो वैदिक स्कूल की स्थापना की। और एक इनके जो सहयोगी थे वो थे स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी हरिद्वार में 1902 में। अगला है हमारा प्रार्थना समाज। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसको जो प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो है महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें एमजी रानाडे के नाम से भी जाना जाता है। एमजी रानाडे ने 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो एमजी रानाडे को जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। रानाडे के जो शिष्य थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो रानाडे के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं
रानाडे के शिष्य थे। इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। जबकि जो महात्मा गांधी जी के गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके जो गुरु थे वो थे एम.जी. रानाडे। तो अगला देखते हैं, अगला है हमारा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन हो गया, ये प्रार्थना समाज था। अब हमने रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। कहाँ पे? बारानगर, कलकत्ता में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद को उपाधि किसने दी थी विवेकानंद की? तो नरेंद्र नाथ दत्त से इनका नाम स्वामी विवेकानंद कैसे पड़ा? तो महाराजा खेतड़ी जो है इन्होंने इस नाम की उपाधि दी थी। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में जो है भाग लिया, वहाँ पे शामिल हुए। वहाँ पे इन्होंने भारत का नेतृत्व किया था। इनकी पुस्तक जो है वो है राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग जो है इनकी पुस्तकें हैं। और इनके द्वारा पत्रिका चलाई गई थी प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में, उद्बोधन जो है बंगाली में। इनके द्वारा पत्रिकाएं चलाई गई। सिस्टर निवेदिता जो हैं विवेकानंद जी के साथ विदेशी महिला जो भारत आई थी, तो कौन थी? वो थी सिस्टर निवेदिता। अगला है थियोपिकल सोसाइटी, जिसे 1875 में मैडम हेलेना और पेट्रोवना ब्लावत्स्की ने जो है इसकी स्थापना की थी। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पे है? तो मद्रास में इसका मुख्यालय है। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसने? एनी बेसेंट सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसमें 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। तो 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई और बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं कुछ दलित सुधार आंदोलन थे, जिसमें सत्यशोधक समाज आता है। 1873 में ज्योतिराव फूले ने महाराष्ट्र में जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और इनकी पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। तो पूछा जाता है कि गुलामगिरी की पुस्तक किसकी है? तो वो है ज्योतिराव फूले की। और ज्योतिराव फूले जो है इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ की थी? 1873 में महाराष्ट्र में। अगला आंदोलन है हमारा आत्मसम्मान आंदोलन। ये भी दलित आंदोलन था। 1920 में E.V. रामास्वामी नायंकर उर्फ पेरियार, सच्ची रामायण जो है इन्होंने तमिल भाषा में रामायण लिखी है सच्ची रामायण के नाम से, E.V. रामास्वामी नायकर ने। सामाजिक सुधार जो है सती प्रथा का जो ख़त्म किया सती प्रथा को 1829 में, वो किया है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। इसमें राजा राम मोहन राय की भी भूमिका है। बाल विवाह जो है 1860 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाप्त किया। 1872 में सिविल मैरिज या नेटिव मैरिज एक्ट आया था। ये पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका कि सिविल मैरिज या नेटिव मैरिज एक्ट कब आया? तो 1872 में आया। इस एक्ट में क्या है? लड़कों की एज 18 और गर्ल्स की एज जो है 14 वर्ष विवाह के लिए रखी गई। सार्द एक्ट कब आया? तो 1929 में आया। 1978 में भारत सरकार द्वारा लड़कों की एज 21 और गर्ल्स की एज जो 18 निश्चित की गई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आया। जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए लेके आए थे इसको। ठगी प्रथा जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय आई। कर्नल सलीमन की नियुक्ति की गई। जो है ठगी प्रथा जो है इसको समाप्त करने का श्रेय जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है और कर्नल सलीमन की नियुक्ति इसके लिए की गई थी। दास प्रथा जो है 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय जो है समाप्त हुई। जबकि शिशु वध जो है 1804 में लॉर्ड बेलीजेली ने समाप्त किया शिशु वध। अगला है हमारा, अब कुछ नियम देख लेते हैं। जैसे 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम आया लॉर्ड लिटन के समय, जिससे और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, जिसमें जो है समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया और लॉर्ड रिपन के समय इसको समाप्त कर दिया गया। 1854 जो है वुड घोषणा पत्र ये शिक्षा से संबंधित है। 1882 में हंटर आयोग आया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। 1917 में सैंडलर आयोग। 1937 में वर्धा योजना। 1822 में काश्तकारी अधिनियम या टेंटेंसी एक्ट भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। R.C. दत्त जो है, अब ये कुछ पुस्तक देख लेते हैं। जैसे इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये R.C. दत्त की है। गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर की है। इंडिया अनरेस्ट जो है ये वैलेंटाइन सिरोल की है। दीनबंधु मित्र जो है ये नील दर्पण की है। इंडियन स्ट्रगल जो है ये सुभाष चंद्र बोस की है।
माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। ए नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। गीता रहस्य जो है इंपॉर्टेंट है, ये बाल गंगाधर तिलक की है। महात्मा गांधी जो है इन्होंने हिंद स्वराज के नाम से पुस्तक लिखी थी गुजराती भाषा में। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम है। दयानंद सरस्वती की है सत्यार्थ प्रकाश। राजेंद्र प्रसाद जी की है इंडिया डिवाइडेड। और लाला लाजपत राय की है अनहैप्पी इंडिया। तो ये कुछ पुस्तकें थी। अब कुछ समाचार पत्र या पत्रिका देख लेते हैं। बंगाल गजट, जेम्स अंगस्टन हिक्की 1780, ये प्रथम समाचार पत्र था। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और बंगदूत ये राजा राम मोहन राय के हैं। जबकि मिरातुल जो है अखबार ये फारसी में था। संवाद कौमुदी जो है ये बांग्ला में था। उद्दंत मार्तंड जो है जुगल किशोर का हिंदी भाषा में प्रथम समाचार पत्र है। पाइनियर जो है अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है जॉर्ज एलन। केसरी जो है मराठी भाषा में था, जबकि मराठा जो है ये अंग्रेजी भाषा में था बाल गंगाधर तिलक के। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन जो है ये महात्मा गांधी के हैं। कामरेड, हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना के हैं ये। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की हैं। अमृत बाजार पत्रिका जो है वो शिशिर कुमार घोष का है। अब बात करते हैं साबरमती आश्रम के बारे में। साबरमती आश्रम की जो स्थापना हुई थी वो प्रारंभ में कोचरब क्षेत्र में हुई थी 25 मई 1915 को। साबरमती नदी तट पर जो है इसको 1917 में स्थानांतरित किया गया, क्योंकि साबरमती नदी वहाँ पर बहती है तो उसके तट पर स्थानांतरित किया गया, तो इसलिए इसका नाम साबरमती नदी तट पर पड़ने का जो है साबरमती आश्रम पड़ गया, जो अहमदाबाद गुजरात में है। इसके अन्य नाम जो हैं वो है हरिजन आश्रम और सत्याग्रह आश्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ रखा है प्रश्न ये पीसीएस में कि जो सत्याग्रह आश्रम है उसके अन्य नाम क्या है, तो हरिजन आश्रम और सत्याग्रह आश्रम जो है इसके अन्य नाम हैं। काका साहब कालेकर ने जो है इनको हृदय कुंज का नाम दिया था। किसको? सत्याग्रह आश्रम को जो है इन्होंने हृदय कुंज का नाम दिया था। आर्थिक सहयोग की बात करें तो जो सत्याग्रह आश्रम के लिए आर्थिक सहयोग दिया था वो था अंबालाल साराभाई, एक गुजरात के उद्योगपति हैं, इन्होंने इसको आर्थिक सहयोग दिया था। महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की जो यात्रा है वो यहीं से प्रारंभ की थी, साबरमती आश्रम से। अब ब्रिटिश शक्ति विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं। द्वैत शासन कौन लेके आया था, तो लॉर्ड क्लाइव के समय आया था। इसमें दीवानी कार्य किसी को दिए गए और जबकि सूबेदारी या अन्य कार्य जो है वो किसी और को दिए गए। दीवानी कर जो कार्य होते थे भूमि कर से भूमि संबंधी होते थे। इसमें दीवानी कार्य भारतीय अधिकारियों से कराए जाते थे, जिसमें बंगाल में रजा खां को नियुक्त किया, बिहार में सिताब राय को और उड़ीसा में जो है वो राय दुर्लभ को नियुक्त किया था। जबकि आंतरिक सुरक्षा, न्यायदारी, फौजदारी कार्य ये कार्य बंगाल के नवाब अधिकारी या कर्मचारी करते थे। तो ये बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की थी लॉर्ड क्लाइव ने। द्वैत शासन का अंत किसने किया, तो द्वैत शासन का अंत कर दिया था वारेन हेस्टिंग्स ने। और द्वैत शासन की आलोचना किसने की थी, तो पर्सिवल ने जो है द्वैत शासन की आलोचना की थी। अब लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि के बारे में पढ़ते हैं। सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था, जबकि इसको व्यावहारिक रूप किसने दिया, तो लॉर्ड बेलेजली ने इसको व्यावहारिक रूप दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो सहायक संधि है उसकी शुरुआत किसने की थी, तो एक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, उसने सहायक संधि की शुरुआत की थी, लेकिन उसको जो प्रैक्टिकल किया, व्यावहारिक रूप दिया, तो वो दिया था लॉर्ड बेलेजली ने। और सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो बेलेजली के समय राज्य थे वो देख लेते हैं। सबसे पहला राज्य जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी वो था हैदराबाद, जिसने 1798 में सहायक संधि स्वीकार की। उसके बाद मैसूर ने 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार के भोसले 1803, सिंधिया 1804, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, मछेरी। तो इन्होंने जो है सहायक संधि स्वीकार की थी लॉर्ड बेलेजली की। लॉर्ड बेलेजली जो है 1798 से 1805 तक ये रहा। उसके बाद लॉर्ड कर्जन आया था, लॉर्ड कर्जन नहीं, उसके बाद 1798 से 1805 तक जो है लॉर्ड बेलेजली ने शासन किया। उसके बाद आया था सर जॉन सॉर, ये 1793 से 98 तक था, जबकि सर जॉर्ज बार्लो जो है ये 1805 से रहा 1807 तक। सर जॉर्ज बार्लो जिसके समय बेल्लोर में सिपाही विद्रोह भी हुआ था। अब बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत जो है, तो उत्तराधिकारी न होने पर गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगाई। मतलब किसी राजा का जो है कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वो अपने लिए कोई गोद नहीं ले सकता था। इसके लिए लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत लाया। तो जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था उनको इसने हड़प लिया लॉर्ड डलहौजी ने। सतारा को 1848, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, बघाट 1850 और उदयपुर 1852,
झांसी को 1853, नागपुर 1854 और अवध को जो है 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कुशासन का आरोप लगाकर किसको हड़पा गया, तो अवध को 1856 में। तो ये लॉर्ड डलहौजी का व्यक्त का सिद्धांत था। अब अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इजारीदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा और महालवाड़ी प्रथा जो है इंपॉर्टेंट है। तो पहले पढ़ते हैं इजारीदारी प्रथा। ये 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के समय आई। तो पूछा जाता है कि कब आई, तो 1772 में। किसके समय आई, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। इसमें था क्या, इसमें जमींदारों को बाहर कर दिया गया। इजारेदारी प्रथा में जमींदारों का कोई रोल नहीं था। इसमें जो ज़्यादा बोली लगाता था उसको जो है कर देने का मतलब लेने का ठेका दिया जाता था। तो अधिक बोली लगाने वाले को ठेका दिया जाता था। जो नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाता था वही कर वसूली करता था। तो ये इजारेदारी प्रथा थी। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, जिसने जमींदारी प्रथा शुरू की। कब शुरू की, 1790 में कॉर्नवालिस ने शुरू की। 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था थी। इसमें जो है लगान वसूली का कार्य जमींदार को दिया गया, जबकि इजारेदारी प्रथा में जो है लगान वसूली का कार्य जमींदारी को नहीं दिया जाता था। उसमें जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसको लगान वसूली का कार्य दिया जाता था। तो इसे जमींदारी या मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसके अन्य नाम जो है वो है इस्तेमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बीसबेदारी जो है ये इस जमींदारी प्रथा के अन्य नाम हैं। इसमें क्या है कि लगान जो है 10/11 सरकार के पास जाती थी, जबकि 1/11 जो है जमींदार अपने पास रखता था। मतलब जितनी भी लगान वसूली होती थी उसका 10/11 हिस्सा जो है वो सरकार को देता था, जबकि 1/11 हिस्सा जो है जमींदार अपने पास रखता था। इसको जो है सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि जमींदार को जो है लगान वसूली करके शाम तक जो है सरकार के पास देना होता था। अगर ऐसा नहीं करता था तो उसकी जो है जमींदारी जब्त कर ली जाती थी। तो इसलिए सूर्यास्त का नियम इसे कहा जाता है कि सूर्यास्त होने से पहले लगान सरकार के पास पहुंच जाना चाहिए। तो 19% भाग पर जो है इसको शुरू किया गया था। अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसको सर टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने 1792 में शुरू किया। रैयतवाड़ी का मतलब है कि किसान जो है अपनी लगान देने का खुद जिम्मेदार है। तो पंजीकृत भूमिदार जो है उसको ही भूमि का स्वामी माना गया। इसमें जमींदारी का कोई रोल नहीं है, मतलब जमींदार नहीं होते थे, ना ही इसमें कोई नीलाम या बोली लगाई जाती थी। इसमें जो किसान हैं वो स्वयं ही अपनी लगान भरते थे। तो 1792 में 12 जिले में रीड द्वारा लागू की गई। 1820 में मद्रास में कैप्टन मुनरो द्वारा, टॉमस मुनरो द्वारा, जबकि 1825 में बम्बई व संपूर्ण दक्कन में इसको लागू किया गया। 51% हिस्सा जो है इसका रैयतवाड़ी व्यवस्था इस पर लागू थी। यह प्रत्यक्ष रूप से किसानों व जनता के लिए लागू की गई। 30 वर्षों के लिए इसको लागू किया गया, जबकि 1/3 लगान निश्चित की गई। तो ये कौन सी थी हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब आती है चौथी जो व्यवस्था थी वो थी महालवाड़ी व्यवस्था। इसे हॉल्ट मैकेजी ने 1819 में शुरू किया, जबकि कानूनी रूप जो है इसको 1822 में मिला। इसमें क्या था कि गांव के मुखिया से लगान वसूली का समझौता होता था। तो सबसे पहले इजारेदारी प्रथा थी। तो उसमें क्या था कि जो सबसे ज़्यादा नीलामी में बोली लगाता था तो उसको ठेका दिया जाता था। उसके बाद जमींदारी प्रथा आई, तो इसमें जमींदारों को लगान वसूलों का कार्य दिया गया। जबकि रैयतवाड़ी जो है इसमें किसान स्वयं जो है अपनी लगान भरते थे। जबकि महालवाड़ी जो है इसमें गांव के मुखिया को जो है लगान वसूली का ठेका दिया गया। तो ये चारों में अलग अलग फैक्टर इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा शुरू की गई, कब शुरू की गई, और सूर्यास्त का नियम कौन से में था, तो जमींदारी प्रथा में था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कुछ अन्य प्रथा भी थी, जैसे 3 कटिया प्रथा। चंपारण बिहार में जो है 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। वहाँ पे अंग्रेजों ने जो है तिहाई भाग पे 20 हिस्से के 3 भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर रखा था। तो इसलिए जो राजकुमार शुक्ल हैं वहाँ पे किसान थे, उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया और गांधी जी ने वहाँ पे चंपारण में सत्याग्रह जो है शुरू किया 1917 में, और नील की खेती जो है इसको समाप्त करवाया। ददनी प्रथा क्या है, तो मामूली सी रकम अग्रिम कारानामा लिखा लेते थे। मतलब किसानों को जो है थोड़ी सी पैसे दे दिए और उनकी जो है ज़मीन के लिए मतलब 50 साल 100 साल तक के लिए अपने नाम लिखवा ली। दुबला हाली प्रथा क्या थी कि भूदास अपने मालिकों को ही संपत्ति का अधिकार देते थे। मतलब जो भूदास थे वो अपने मालिकों को ही उसकी संपत्ति का अधिकार देते थे। तो ये दुबला हाली प्रथा थी। तो ये जो है अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था थी। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आता है। तो ये आज हमारे आधुनिक भारत का
पार्ट 4 था। इसके बाद 4 या 5 पार्ट और बनेंगे और बहुत ही सरल नोट्स में स्टैंडर्ड बुक से ये नोट्स बने हुए हैं। मतलब सारे फैक्ट कवर करने की कोशिश की गई है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। तो इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी वीडियो। धन्यवाद।